जब 9वीं शताब्दी की सुबह अपनी पहली किरणें बिखेर रही थी, तो दजला नदी की सतह पर एक स्वप्निल, दुधिया सफ़ेद धुंध तैर रही थी। ये धुंधला कोहरा इस महान सभ्यता की सांस जैसा था, जो धीरे धीरे और शक्ति के साथ मेसोपोटामिया के मैदानों के हृदय से होकर बह रहा था। नदी के किनारे घनी ताड़ के पेड़ों और मिट्टी ईंटों से बनी इमारतों को धो रहा था। सुबह की मंद रोशनी में नदी के पास ही शांति का शहर कहे जाने वाले बगदाद अपनी अद्वितीय गोलाकार योजना के साथ क्षितिज पर शांति से उभर रहा था। खलीफा मंसूर द्वारा निर्मित ये शहर एक लगभग दिव्य ज्यामितीय व्यवस्था का प्रदर्शन कर रहा था। 3 मोटी संकेंद्रित शहर की दीवारें इसके केंद्र को घेरे हुए थे और 4 विशाल भारी लोहे के द्वार क्रमशः कूफा, बसरा, खुरासान और सीरिया की ओर इशारा कर रहे थे, जो ज्ञात दुनिया के संगम बिंदु के रूप में इस शहर की महत्वाकांक्षा का प्रतीक थे। कैमरा धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर देखता है और उस सुबह के कोहरे में छिपी हुई इसकी परिपूर्ण गोलाकार आकृति अस्पष्ट रूप से दिखती है, जैसे यह एक विशाल धूप घड़ी हो, जो मानव सभ्यता के पैमाने को सटीकता से दर्ज कर रही हो। जैसे जैसे प्रकाश और छाया बदलती है, कैमरा धीरे धीरे नीचे उतरता है, शहर की दीवारों की परतों और व्यस्त बाजारों की गलियों से गुजरता है और अंततः शहर के हृदय में स्थित एक भव्य इमारत के सामने रुक जाता है। यही है बैत अल हिकमा, ज्ञान का घर। 9वीं शताब्दी के बगदाद में पत्थरों और पकी हुई मिट्टी से बनी ये इमारत न केवल खलीफा का पुस्तकालय थी, बल्कि ये दुनिया भर के छात्रों और बुद्धिजीवियों का आध्यात्मिक मंदिर भी थी। हल्की पीली पत्थरों की दीवारों पर जटिल अरबी ज्यामितीय नक्काशी और जटिल बेलबूटे जड़ित थे, जो सुबह की नमी में एक शांत चमक बिखेर रहे थे। कैमरा धीरे धीरे और स्थिर रूप से पुस्तकालय के अंदर की ओर बढ़ने लगता है। जब भारी लकड़ी के दरवाजे खामोशी से खुलते हैं, तो बाहर के बाजार का शोरगुल और मिट्टी की सुगंध तुरंत कट जाती है। यहाँ की हवा हल्की, ठंडी और सूखी है, जिसमें पुरानी चर्मपत्र, पैपिरस और कड़वे नारंगी के तेल की एक रहस्यमय सुगंध मिली हुई है। ये ज्ञान की अनूठी गंध है। ऊंची गुंबददार रोशनदान से सूरज की रोशनी सीधी गिरती है और सुनहरी किरणों में असंख्य छोटे धूल के कण हवा में हल्के से नाचते हुए प्राचीन ज्ञान के टुकड़ों की तरह शांति में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। चारों ओर देखने पर व्यवस्थित रूप से सजे लकड़ी के बुकशेल्फ्स की पंक्तियां सभ्यता की रखवाली करने वाली सेना की तरह चुपचाप सहस्राब्दियों की विरासत को धारण किए हुए हैं। यहाँ बीजांटिन से अधिग्रहित प्राचीन ग्रीक दर्शनशास्त्र की पांडुलिपियाँ, फारस से मिली ज्योतिषीय ग्रंथ और दूर भारत के व्यापारियों से प्राप्त गणितीय हस्तलेख रखे हैं। विद्वानों ने यहाँ अपना काम शुरू कर दिया है। विशाल और शांत पठन कक्ष में कोई शोरगुल नहीं सुनाई देता। केवल एक की कलम की नोक की कागज पर हल्की रगड़ की आवाज आती है, जिसकी लयबद्धता नियमित और केंद्रित है। यही अनुवाद आंदोलन का मुख्य युद्ध क्षेत्र था। इन लंबी मेज़ों पर सीरियाई ईसाई, ईरानी पारसी और स्थानीय मुस्लिम विद्वान एक साथ बैठे थे। वे अरस्तु के तर्कशास्त्र, आर्किमिडीज की ज्यामिति और भारतीय सिद्धांत के अंकगणित को सुरुचिपूर्ण और सटीक अरबी पाठ में बदल रहे थे। ये एक शांत क्रांति थी, बिना किसी युद्ध के धुएं के। फिर भी ये मानव ज्ञान की सीमाओं को फिर से परिभाषित कर रही थी। और पुस्तकालय के सबसे शांत कोने में एक युवा फारसी विद्वान मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी पांडुलिपियों के ढेर के सामने झुके हुए थे। उनकी मेज पर एक सटीक एस्ट्रोलैब रखा था और उनकी उंगलियां शून्य की अवधारणा वाले नए भारतीय अंकों पर धीरे से फिसल रही थीं। इसी शांति के बीच बीजगणित, वो विषय जो मानव नियति को पूरी तरह से बदलने वाला था, बिना आवाज वाले समीकरणों और संतुलित पद स्थानांतरण के नियमों में अपनी सबसे शानदार उत्पत्ति के लिए तैयार था। 9वीं शताब्दी के बगदाद में जब दोपहर का सूरज दजला नदी की सतह को चमकते हुए सोने के टुकड़ों की तरह रोशन कर रहा था, तो बैत अल हिकमा की मोटी पत्थर की दीवारों के भीतर एक बिल्कुल अलग, हल्की, ठंडी और केंद्रित हवा फैली हुई थी। ये न केवल किताबों का मंदिर था, बल्कि ज्ञान की एक विशाल प्रयोगशाला भी था। और मानव सभ्यता के पथ को बदलने वाला ये अनुवाद आंदोलन अनगिनत सूक्ष्म और पवित्र गतिविधियों में समाहित था। एक कार्यरत विद्वान के पास जाने पर सबसे पहले बेहद हल्की रगड़ की आवाज सुनाई देती है। ये विद्वान अपने हथियार, ईख की कलम को तैयार कर रहा होता है। वो सावधानी से चुनी हुई सामग्रियों से भरे लकी के बक्से में से एक बिल्कुल सूखी कैरेमल रंग की सख्त ईख निकालता है,
वो अपनी सांस रोके हुए, हाथ में एक पतले रेजर धारदार चाकू को कसकर पकड़े हुए, ईख के सिरे से सटीक रूप से एक तिरछा टुकड़ा काटता है। उसकी गति सुरुचिपूर्ण और दृढ़ होती है। इसके तुरंत बाद वो कलम की नोक के ठीक बीच में एक बहुत महीन दरार बनाता है, जिसे कलम का श्वसन मुख कहा जाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि लंबे वाक्य लिखते समय स्याही लगभग सही लय में धीरे धीरे बहे। कलम की नोक को तराशने की प्रक्रिया सूखे पौधों की विशेषता वाली कुर्क चमक वाला तरल रेशम बन जाता है। हवा में पौधों के रेशों और खनिज तेलों की मिली हुई एक हल्की, अनूठी खुशबू फैल रही होती है। यही ज्ञान की गंध है। जब अनुवाद वास्तव में शुरू होता है तो हवा में लगभग एक गंभीर तनाव भरा होता है। विद्वान के सामने दो बिल्कुल अलग सभ्यताएं समानांतर फैली होती हैं। एक तरफ पुरानी उम्र के निशान वाली, किनारों से थोड़ी मुड़ी हुई ग्रीक चर्मपत्र, जिस पर यूक्लिड के ज्यामितीय भूल भुलैया जैसी अभिधारणाएं या गैलन के मानव नाड़ी के बारे में गहन अवलोकन दर्ज होते हैं। दूसरी तरफ पूर्व से आई संस्कृत पांडुलिपियां, वे लहरों जैसे अक्षर जो भारतीय गणितज्ञों के शून्य और अनंत के दार्शनिक विचारों को संजोए हुए होते हैं। विद्वान की आंखें दोनों भाषाओं के बीच धीरे धीरे चलती हैं। ये आत्मा का अनुवाद है। जब उसकी ईख की कलम गाढ़ी काली स्याही में डूबती है और हल्की खुरदुरी लेकिन मजबूत चर्मपत्र को छूती है, तो कलम की नोक और कागज की सतह से एक हल्की फुफकार की आवाज आती है। ये केवल शब्दों का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि अवधारणाओं का पुनर्निर्माण है। ग्रीक लोगोस या संस्कृत गणितीय शब्दों के अनुरूप अरबी शब्द खोजें के लिए विद्वान की कलम हवा में देर तक टिकी रहती है, ये सोचते हुए कि इन विदेशी विचारों को अरबी भाषा की सम्मित और सामंजस्यपूर्ण व्याकरणिक संरचना में कैसे जगह दी जाए। जैसे जैसे कागज पर सटीक स्ट्रोक चलते हैं, वे जटिल ग्रीक शब्दांश सुंदर और तार्किक रूप से सटीक अरबी अक्षरों में बदल जाते हैं। हर अक्षर एक सावधानीपूर्वक तराशे गए वास्तुशिल्प घटक जैसा होता है। मोमबत्ती की लौ की टिमटिमाती रोशनी में कागज पर छोड़ी गई हर स्याही की बूंद एक प्राचीन सभ्यता और उभरती हुई बुद्धि के गहरे आलिंगन का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस अनुवाद आंदोलन में हर सूक्ष्म क्रिया, ईख की कलम का कटना, स्याही का मिश्रण और विद्वान का कठिन शब्दों का अनुवाद करते समय हल्का भौहें सिकोड़ना मिलकर यूरेशिया को पार करने वाले ज्ञान के एक नेटवर्क को बुनती है, जिससे 1000 साल से सोई हुई शास्त्रीय बुद्धि बगदाद की स्याही की खुशबू में भविष्य को रोशन करने वाली शांत चमक के साथ फिर से जीवंत हो जाती है। हजारों साल की धूल और धुएं को पार करते हुए हम मेसोपोटामिया के उत्तरी सिंधार सिंजर मैदान में आते हैं। ये समय द्वारा भुला दिया गया एक रेगिस्तान है, जहां क्षितिज इतना सपाट है कि लगभग क्रूर लगता है, मानो प्रकृति द्वारा जानबूझकर छोड़ा गया एक विशाल खाका हो। यहाँ हवा खालीपन में गूंजती है और हवा में धूल के महीन कणों और शुष्क गर्मी का फैलाव है। फिर भी इसी शांत जंगल में मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे शानदार वैज्ञानिक अभियान चुपचाप चल रहा है। ये 9वीं शताब्दी ईस्वी है, बगदाद के बैत अल हिकमा का स्वर्ण युग। खलीफा मामून, ज्ञान के प्रति तीव्र इच्छा रखने वाला शासक, अब केवल किताबों में लिखी प्राचीन कहानियों से संतुष्ट नहीं था। उसने उस समय के दुनिया के सबसे शक्तिशाली दिमागों को भेजा, जिसमें गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी और खगोलशास्त्री अल फरगानी शामिल थे, जो 2 अन्वेषण टीमों का नेतृत्व करते हुए इस मैदान में आए। उनका एक ही मिशन था, मानव चरणों से इस ग्रह के आकार को मापना। जब शाम की आखिरी किरणें रेत के टीलों में समा गईं और रात गहरे नीले मखमली चादर की तरह छा गई, तो हवा में फैली गर्मी तेजी से गायब हो गई और उसकी जगह मन को शांत करने वाली ठंडक आ गई। खगोलशास्त्रियों ने अपनी सबसे गर्व वाली वस्तु, पीतल का एस्ट्रोलैब, को नाजुक रेशमी गद्दी में से निकाला। ये उपकरण चांदनी में ठंडी धातुई चमक बिखेर रहा था। इसकी सतह पर मकड़ी के जाले जैसी महीन मापनी और अरबी अक्षर खुदे हुए थे। उन्होंने अपनी सांस रोके रखी, उंगलियों से उपकरण के दूरबीन को धीरे से घुमाया, छोटी छोटी छेदों से अपनी दृष्टि डाली और उस हमेशा स्थिर बिंदु को लॉक किया, ध्रुव तारा। इस बिना हवा वाले रेगिस्तान में एस्ट्रोलैब की सुई ने सितारों की ऊंचाई को सटीकता से दर्शाया। ये एक शुरुआत थी। इसके बाद विज्ञान का ये लंबा अभियान धरती की ओर मुड़ा। दोनों टीमें क्रमशः ठीक उत्तर और ठीक दक्षिण की ओर बढ़ी। उनका लक्ष्य था अक्षांश में 1 डिग्री के बदलाव के लिए आवश्यक वास्तविक दूरी को मापना। ये कोई आकस्मिक सैर नहीं थी, बल्कि अत्यधिक सटीक तपस्या थी। विद्वान लंबे लबादे पहनकर चांदनी में रेत पर धीरे धीरे चल रहे थे। हर कदम को सख्ती से प्रशिक्षित किया गया था। उनके कदम स्थिर और एक समान लंबाई के थे। बेलंबी रस्सियों और लकड़ी के डंडों को हाथ में पकड़े हुए जमीन पर हर दूरी इकाई को सावधानीपूर्वक चिन्हित कर रहे थे।
जैसे ही लंबी रस्सी जमीन पर कसी जाती, एक हल्की तनाव की आवाज आती और रेत उनके पैरों के नीचे सा हल्की रगड़ की आवाज निकालती। ये मानव बुद्धि और धरती के बीच एक संवाद था। वे तारों की रोशनी में कई दिनों तक घूमते रहे। हर बार जब रात होती तो वे फिर से एस्ट्रोलैब का अवलोकन करते, जब तक कि ध्रुव तारे की ऊंचाई ठीक एक कोण से बदल ना जाए। सटीकता के प्रति इस चरम खोज उस युग में जब लेजर दूरी माप और नेविगेशन उपग्रह नहीं थे, अकेली और उदात्त दोनों लगती है। जब दोनों टीमें कई किलोमीटर दूर फिर से मिली और अपने मापन डेटा की तुलना की तो एक आश्चर्यजनक संख्या सामने आई। उन्होंने जो पृथ्वी की परिधि की गणना की थी वो हमारे आधुनिक उपग्रह मापन से कुछ प्रतिशत से भी कम भिन्न थी। ये केवल संख्या की जीत नहीं थी। सिंधार मैदान की गोधूली में जब खगोल शास्त्रियों ने अपने पीतल के एस्ट्रोलैब को समेटा तो उन्होंने अपने पैरों के नीचे के रेगिस्तान को ही नहीं देखा, बल्कि ये महसूस किया कि मनुष्य एक विशाल पूर्ण गोले पर खड़ा है। रेत का हर कण, हवा का हर झोंका इस भव्य दुनिया का हिस्सा था जिसे समझा जा सकता था, जिसकी गणना की जा सकती थी। ब्रह्मांडीय व्यवस्था की ये गहरी अंतर्दृष्टि इसी शांत मैदान पर सत्य के प्रति समर्पित आत्मा ओं के एक समूह द्वारा सबसे आदिम कदमों और सबसे कुशल पीतल का उपयोग करके धीरे धीरे गढ़ी गई एक वैज्ञानिक गाथा है। बगदाद की दोपहर में गर्मी बैत अल हिकमा की मोटी मिट्टी ईंट की दीवारों के बाहर मंडरा रही थी, लेकिन वो कभी भी सत्य के इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाई। कमरे में पुरानी चर्मपत्र की हल्की गंध फैली हुई थी, जो केसर और कालिख की स्याही की खुशबू के साथ मिलकर लगभग मठ जैसी गंभीर वायुमंडलीय बना रही थी। अल ख्वारिज़मी अकेले खिड़की के पास एक नीची मेज पर बैठे थे। सूरज की रोशनी जटिल ज्यामितीय लकड़ी की लीदार खिड़की से होकर पड़ रही थी और मेज पर ढेर हुए पीले कागजों पर धब्बेदार परछाइयां बना रही थीं। उनके हाथ में मौजूद नरकुल कलम की नोक बार बार रगड़ने से चिकनी हो गई थी और कागज से हर संपर्क पर एक बहुत हल्की लेकिन लयबद्ध सरसराहट की आवाज आती थी, मानो विचार भौतिक दुनिया में अपने निशान छोड़ रहे हों। इस समय वो एक ऐसी समस्या को हल कर रहे थे जिसने हजारों सालों से दुनिया को परेशान किया था। अराजक संख्याओं को शाश्वत नियमों में कैसे बदला जाए। उस समय आधुनिक एक्स या वाई जैसे संक्षिप्त प्रतीक नहीं थे, लेकिन अल ख्वारिज़मी कागज पर जो अरबी शब्द लिख रहे थे वे एक कठोर तार्किक प्रतीकात्मकता प्रदर्शित करते थे। उन्होंने अज्ञात मात्रा को जड़ या वस्तु कहा और उसके वर्ग को संपत्ति कहा। उनके लिए गणित केवल शुष्क गणना नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन की खोज का एक अनुष्ठान था। उनकी कलम की नोक कागज पर धीरे धीरे घूम रही थी। वे प्रसिद्ध अल जबर पुनर्स्थापन चरण का प्रदर्शन कर रहे थे। ये एक दार्शनिक रूप से महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। जब समीकरण के एक तरफ ऋण या कमी दिखाई देती थी तो अल ख्वारिज़मी एक चिकित्सक की तरह उन टूटे हुए हिस्सों को दूसरी तरफ ले जाते थे ताकि वे फिर से पूर्ण हो जाएं। यही अल जबर का मूल अर्थ है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ना या क्षतिग्रस्त की मरम्मत करना। प्रकाश और छाया के बीच मूल रूप से खंडित मात्रात्मक संबंध इस पुनर्स्थापन की क्रिया के माध्यम से धीरे धीरे कागज पर पुनर्गठित होते गए, एक सममित सामंजस्य प्रदर्शित करते हुए। इसके बाद उन्होंने अल मुकाबला किया, संतुलन या हटाना। ये एक तराजू के दो सिरों पर सटीक संतुलन करने जैसा था, दोनों तरफ समान पदों को हटाकर जटिल समस्या को लगातार शुद्ध करना। अल ख्वारिज़मी की गहरी दृष्टि थी। वो केवल समस्या हल नहीं कर रहे थे, बल्कि एक सार्वभौमिक भाषा स्थापित कर रहे थे। अपने बीज गणितीय तर्क को निराधार न साबित करने के लिए उन्होंने कागज के किनारे पर ज्यामितीय आकृतियां बनाना शुरू किया। उन्होंने एक वर्ग बनाया जो समीकरण में वर्ग पद का प्रतिनिधित्व करता था। x² + 10x = 39 की इस शास्त्रीय समस्या को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ग के चारों ओर 4 आयत जोड़े। कलम की नोक के साथ एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे मसौदा कागज पर बन गया। ये प्रसिद्ध वर्ग को पूरा करने की ज्यामितीय तर्क विधि थी। उन्होंने अमूर्त अंकगणितीय क्रियाओं को सहज स्थानिक विभाजन और पुनर्गठन में बदल दिया। जब उन्होंने उस बड़े वर्ग की भुजा की लंबाई निकाली और वस्तु का मान व्युत्पन्न किया तो हवा में मानो एक शांत गर्जना गूंज रही थी। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जहां ज्यामिति की कठोरता और अंकगणित की लचीलता पूरी तरह से एक हो गई और बीजगणित नामक नए विज्ञान का जन्म हुआ। अल ख्वारिज़मी ने कलम नीचे रखी, उनकी उंगलियां हल्की स्याही से रंगी हुई थीं। उन्होंने कागज पर कूफी लिपि के उन सुंदर अक्षरों को देखा। ये अक्षर अब केवल विरासत वितरण या भूमि माप के उपकरण नहीं थे। वे एक ऐसी तार्किक संरचना में विकसित हो गए थे जो सीमाओं और समय से परे थी। इस शांत कमरे में कोई जयकार या ताली नहीं थी,
केवल खिड़की के बाहर से दजला नदी की धीमी बहने की आवाज़ अस्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हालांकि इस कागज़ से जो निकला वो अगले हज़ारों सालों तक सभी एल्गोरिदम और गणितीय तर्क की नींव बनेगा। बगदाद की शांति में बीजगणित इस तरह स्याही के सूखने के क्षण में चुपचाप दुनिया में आया। बगदाद के बैतल हिकमा की मोटी पत्थर की दीवारों के भीतर गहरे हवा में जले हुए लकड़ी के कोयले की हल्की मीठी गंध और ठंडे कांसे की तीखी धात्विक गंध एक साथ घुल-मिल रही थीं। यहाँ की दोपहर में सूरज की रोशनी ऊपर से जामीतीय जालीदार खिड़कियों से होकर सीधी सुनहरी किरणें डाल रही थीं और धूल के कण प्रकाश और छाया में धीरे धीरे नाच रहे थे, मानो इस शांत तकनीकी क्रांति के लिए संगत दे रहे हों। ये केवल कागज, कलम और वाद विवाद का ही मंदिर नहीं था, बल्कि एक अत्यंत सटीक शिल्प प्रयोगशाला भी था। समय के साथ चिकनी हो चुकी उस अखरोट की लकड़ी की कार्यशाला मेज पर गणितीय टूषण कहे जाने वाले एक कांसे का एस्ट्रोलैब धीरे धीरे आकार ले रहा था। शिल्पकार मास्टर नस्तुलस अपनी सांस रोके हुए थे। उनके हाथ में पतला और मजबूत स्टील का उत्कीर्णन चाकू गोलाकार मातृपटल के किनारे पर धीरे धीरे चल रहा था। हर डिग्री के बीच की दूरी इतनी सटीक थी कि उसे मिलीमीटर में मापना पड़ता था। ये केवल धातु की नक्काशी नहीं थी, बल्कि टॉलेमी के आल्मागेस्ट में वर्णित उस विशाल लेकिन अमूर्त ब्रह्मांड मॉडल को हाथ में ली हुई एक छोटी सी वस्तु में मूर्त रूप देना था। जैसे ही उत्कीर्णन चाकू कांसे की सतह पर चला, एक हल्की और लयबद्ध फुफकार की आवाज आई और वो अति सुंदर नक्षत्र जाल, एक पत्ता जो टिड्डे के पंख जितना पतला था, जिसकी संरचना आकाशीय भीतें जैसी जालीदार थी, वो ओरियन और वेगा सितारों की दिशा में सटीक रूप से इशारा कर रहा था। ये केवल सजावट नहीं थी, हर सुंदर वक्र एक जटिल गणितीय प्रक्षेपण सूत्र का प्रतिनिधित्व करता था, जो त्रि-आयामी आकाशीय गोले को इस 2-आयामी सतह में संपीड़ित करता था। जब उंगलियां उन महीन कूफी लिपि के शिलालेखों पर फिरती हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि सैद्धांतिक खगोल विज्ञान और सटीक इंजीनियरिंग ने यहाँ सबसे गहरा आलिंगन पूरा किया है। और कार्यशाला के दूसरे कोने में ध्वनि की धुन और भी धीमी और नियमित थी। वो बानो मूसा भाइयों द्वारा डिजाइन की गई यांत्रिक जलघड़ी की शांत गुनगुनाहट थी। पानी ऊपर के सटीक जलाशय से, मोम और कांसे से सीलबंद पाइपों से होकर 2 जटिल शंक्वाकार वाल्वों से गुजरता था, बिल्कुल स्थिर आवृत्ति पर टपकता था। पानी की हर बूंद नीचे के पीतल के प्राप्तकर्ता थाली पर गिरती थी, डुंग डुंग की स्पष्ट आवाज निकालती थी, मानो बैत अल हिकमा की धड़कन हो, जो शांति में समय के प्रवाह को माप रही हो। इस जल घड़ी के भीतर बगदाद के विद्वानों का सबसे गर्वित आविष्कार छिपा था, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली। फ्लोट, तैरने वाला उपकरण, पानी के स्तर के साथ धीरे धीरे ऊपर उठता था, छिपे हुए पुली और महीन गियर समूह को खींचता था, जो डायल पर सुई को धीरे धीरे चलाने का काम करते थे। ये शांत शक्ति रूपांतरण 9वीं शताब्दी के विद्वानों द्वारा प्राकृतिक नियमों पर पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता था। वे अब केवल आकाश का अवलोकन नहीं कर रहे थे, बल्कि एक सूक्ष्म यांत्रिक दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे थे जो ब्रह्मांड डी की लय के साथ तालमेल बिठाती हो। यहाँ सटीक उपकरण अब केवल गणना के साधन नहीं थे, वे अनुवाद आंदोलन का सबसे वास्तविक विस्तार थे। ग्रीक से आई ज्यामिति, भारत से आया अंकगणित, अरबी विद्वानों द्वारा आत्मसात और संशोधित होने के बाद अंततः इन हल्की सुनहरी चमक बिखेरने वाले कांसे के उपकरणों में बदल गया। जब एस्ट्रोलैब पर लक्ष्य संरेखण यंत्र दूर के तारों से संरेखित होता था और जब जलघड़ी में तांबे की गेंद हर घंटे पर घंटी बजाकर गिरती थी, तो वो बीज गणित के जन्म का गीत था, जो स्वाढ़ी युग के बगदाद के कार्यशालाओं में शांत और दृढ़ता से गूंज रहा था। जब दजला नदी की चमकती लहरें धीरे धीरे चमकदार आसमानी नीले से पिघले हुए सोने के स्थिर रंग में बदल गईं, तो बगदाद, ये विश्व की राजधानी, ने अपने स्वर्ण युग की सबसे शांत संध्या का स्वागत किया। मानव सभ्यता के इस सबसे शानदार क्षण में बैत अल हिकमा का गलियारा समय के आर पार जाने वाली एक सुरंग जैसा लग रहा था। सूर्यास्त ऊंची नुकीली मेहराबदार खिड़कियों से होकर जालीदार ग्रिड की ज्यामितीय परछाइयों को चमकदार संगमरमर के फर्श पर लंबे समय तक फेंक रहा था। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे पश्चिम में अस्त हुआ, वे परछाइयां फर्श पर चुपचाप खिसकती और फैलती गईं, किसी प्राचीन और गहरे धूप घड़ी की तरह 2 सदियों तक चले इस शानदार अनुवाद आंदोलन और बौद्धिक जागरण को दर्ज कर रही थीं।
हवा में एक मिश्रित सुगंध फैली हुई थी। वो ताज़ी ईख की कलम की वानस्पतिक गंध, तीव्र लोबान स्याही और अनगिनत सूखे चर्म पत्रों तथा नाजुक पैपिरस के मिश्रण की पुरानी खुशबू थी। इस पल की शांति में हम इतिहास की सांस सुन सकते हैं। कुछ दशक पहले ही ये विचारों का सबसे उग्र युद्ध क्षेत्र था। अनगिनत विद्वानों ने यहाँ रात भर जागकर अरस्तू के तर्कशास्त्र, यूक्लिड की ज्यामिति और टॉलेमी के नक्षत्र मानचित्रों को प्राचीन ग्रीक और सीरियाई भाषाओं से शब्द दर शब्द सुंदर अरबी में अनुवादित किया था। ये सावधानी से संरक्षित हस्तलिखित प्रतियां इस समय परत दर परत बुकशेल्फ्स पर चुपचाप सजी हुई हैं। हर पांडुलिपि, हर सजे हुए पन्नों की प्रति एक सीमा पार अकादमिक यात्रा को समेटे हुए हैं। अल-ख्वारिज़मी की बीजगणित के मसौदे में संक्षिप्त रेखाएं और संतुलित समीकरण अब केवल बोझिल कर या विरासत गणना के उपकरण नहीं रहे, बल्कि एक अमूर्त तर्क का जागरण बन गए। इस महान गुरु ने अल-जब्र यानी पुनर्स्थापन और पद स्थानांतरण की शुद्ध शक्ति को संख्याओं को आत्मा प्रदान की, जिससे बीजगणित ज्यामिति की छाया से स्वतंत्र होकर ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने वाली एक सार्वभौमिक कुंजी बन गया। इसके साथ ही गलियारे के अंत में रखे पांडुलिपियों में खगोल शास्त्रियों के सिंधार मैदान पर छोड़े गए पदचिन्ह भी बंद हैं। तारों की रोशनी में बार बार किए गए मापन, पसीने से तर उन रातों ने अंततः पृथ्वी की परिधि के एक सटीक डेटा में रूप ले लिया। सत्य के प्रति ये लगभग जुनूनी खोज विजय के लिए नहीं थी, बल्कि निर्माता की व्यवस्था के प्रति श्रद्धा से उत्पन्न हुई थी। जब सूर्यास्त की ये अंतिम किरण पुस्तक के पन्नों पर ज्यामितीय आकृतियों को रोशन करती है, तो हम हस्तलिखित प्रतियों की सतह पर हल्की लहरदार बनावट देख सकते हैं। हर स्याही का निशान इतिहास के निशान जैसा है, मजबूत और गर्म। ये ज्ञान निष्क्रिय पड़े हुए भी एक अद्भुत तनाव पैदा करते हैं। वे मृत शब्द नहीं हैं, बल्कि ऐसे बीज हैं जो कभी भी फूटने के लिए तैयार हैं। बगदाद के विद्वानों द्वारा परिष्कृत, व्यवस्थित और उदात्त किए गए ये शुद्ध ज्ञान एक पूर्व संध्या की स्थिति में थे। आने वाले सैकड़ों वर्षों में ये पांडुलिपियां लंबे रेगिस्तानों और विशाल महासागरों को पार कर, पिरेनीज पहाड़ों को लांघकर टोलेडो के पुस्तकालयों और पेरिस विश्वविद्यालय के व्याख्यान कक्षों में पहुंचेंगी। वे भारत से आए शून्य और स्थानमान प्रणाली को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाएंगी, ग्रीक आदर्शवाद और अरब प्रयोगवादी भावना को मिलाएंगी और अंततः दूर यूरोप में पुनर्जागरण की अग्नि प्रज्वलित करेंगी। भले ही सूरज अंततः क्षितिज में डूब जाएगा, लेकिन इस स्वर्ण युग द्वारा छोड़ी गई छाया हजारों साल की दूरी को पार कर आधुनिक विज्ञान की हर नींव पर पड़ती है। जब रात पूरी तरह से बैतल हिकमा को ढक लेती है, तो अंधेरे में हल्की चमकती वे स्याही के निशान अभी भी खामोशी से कहते हैं, सत्य के लिए मानव की प्यास सितारों के घूमने और बदलने की तरह कभी नहीं रुकती। और उस शांत बुकशेल्फ्स के गहरे में विज्ञान का प्रभात चुपचाप आकार ले रहा है।